नमस्कार। जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। जब से कोरोना का संकट हुआ उसके बाद दुनिया ने देखा कि दुनिया भर के कारोबार बंद हो गए। भारत पर भी इसका असर पड़ा। भारत पर भी बहुत आर्थिक मार पड़ी। लोगों के रोजगार बंद हो गए, छिन गए। दुकानें बंद रहीं। लंबा लॉकडाउन हमने झेला। और इस बीच में जब सरकार ने घोषणाएं की तो उसमें सबसे ज्यादा जो घोषणाएं हुई थी वो थी बैंक के जरिए राहत देने की। बैंक के जरिए सरकार ने राहत देने की जब बात की तो पहले कहा कि साहब जो लोन लोगों ने ले रखे हैं उसकी ईएमआई कम रोक दी जाएगी। उसको 3 महीने का एक मोरेटोरियम दिया गया, अनाउंस किया गया कि 3 महीने तक आपको कोई जरूरत नहीं है लोन रीपे करने की, उसकी ईएमआई देने की। और उसके बाद फिर ये हुआ कि साहब, लेकिन जब लोग गए, कंज्यूमर जब गया तो पता चला कि साहब 2 महीने अगर आपने नहीं दिया, तीसरे महीने में देने जा रहा तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाएगा। तो वो हो गई बात। बावजूद उसके अभी 3 महीना बीत रहा है और अब उस ईएमआई को देने का वक्त आ रहा है। काम कारोबार की हालत पहले से भी खराब है, अभी भी बहुत कुछ सुधर नहीं पाया है। तो ऐसी स्थिति में आम उपभोक्ता परेशान है, कंफ्यूज है कि उसको राहत मिली तो क्या मिली और उसको करना है तो क्या करना है। दूसरी तरफ बैंक के लोग हैं, बैंक में काम करने वाले हैं, बैंकर जिनको हम कहते हैं, ये बैंकर्स बहुत परेशान है। पूरे कोरोना टाइम के ऊपर इनके ऊपर तमाम नियम कानून आए। इनके ऊपर सरकार ने जो गरीबों के लिए भी जो खातों में पैसा डाला वो भी बैंक के थ्रू गया। तो जिस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी उस वक्त तो हालत ये थी कि जो ग्रामीण शाखाएं थी वहां पर भीड़ टूट पड़ी। हमने ये भी खबर देखी कि बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स के लिए तालियां बजाई गई, थालियां बजाई गई, दिए जलाए गए और प्रधानमंत्री ने भी उनके नाम लिए कि साहब पुलिस है, स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये सारे लोग कोरोना वॉरियर्स हैं। लेकिन बैंकर का नाम किसी ने नहीं लिया। तो बैंकर चुपचाप बैठा रहा, बैंक में अपनी भूमिका निभाता रहा। सरकार घोषणाएं करती रही, बैंकों तक उसके सर्कुलर नहीं पहुंचे। उपभोक्ता आता था, बैंक मैनेजर से पूछता था कि साहब सरकार ने तो ये कह दिया है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। बैंकर के पास कोई उसका जवाब नहीं था सिवाय इसके कि साहब हम आरबीआई की गाइडलाइन से बंधे हुए हैं और आरबीआई की गाइडलाइन अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर सरकार इस तरह की जो घोषणाएं बैंक को लेकर के, लोन को लेकर के, सपोर्ट को लेकर के सरकार ने जो कही, उसका असर वास्तव में कितना हुआ, कितना होगा, क्या उसमें दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। तो आज हमने ये विषय इसीलिए चुना है कि कोरोना की त्रासदी के बीच में बैंक और बिजनेस दोनों का रिश्ता किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से उसे चलना चाहिए। आज बात करने के लिए हमारे पास 2 बहुत खास मेहमान हैं। मैं उनका परिचय करा दूं। पवन कुमार जी हैं, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं। और मनीष हिंदवी सामाजिक अर्थशास्त्री हैं। इन लोगों से बात करना इसलिए जरूरी था कि पवन कुमार जी बैंकरों के प्रतिनिधि, एक बड़े बैंक में मैनेजर भी हैं। तो जो दिक्कतें बैंक में आ रही हैं, जो सर्कुलर्स बैंक में आ रहे हैं और जिस तरीके से उपभोक्ताओं के साथ उनको डील करना पड़ रहा है, जिस तरीके से सरकारी घोषणाएं हो रही हैं, और भी जिस तरीके से सरकार ने ढेर सारी घोषणाएं कर दी और बैंक के सामने एक बात आ गई कि साहब आपको ये करना। तो शुरुआती दौर में आप लोगों ने इस स्थिति को कैसे संभाला? क्योंकि एक तरफ तो नियम ये भी था कि बैंक के भीतर स्टाफ कम कर दिया जाए, बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ग्राहक अंदर कम आए।
और दूसरी तरफ ऐसी योजना जिसमें 5,000, 6,000, 10,000 लोगों के खाते में पैसा गया, वो पैसा उनको निकालना है क्योंकि उनकी जरूरत है। तो इस स्थिति से कैसे निपटा बैंक का? दरअसल हुआ ये कि पहले तो सरकार ने साफ साफ घोषणा की, हमारे बैंकों ने भी कहा कि हमें 50% स्टाफ के साथ काम करना है। हमारे आधे स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम पे भेज दिया गया, जहां से वो कस्टमर से कांटेक्ट बनाए रखने का प्रयास करते रहे। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जब आधा स्टाफ था तभी ये अनाउंस कर दिया गया कि हम इतने लाख मजदूरों के, इतने लाख करोड़ों के जो महिलाओं के खाते हैं उनमें इतना पैसा डाल रहे हैं, और कुछ भी नहीं बताया गया कि वो पैसा कब आना है। नतीजा हुआ कि घोषणा जिस दिन रात को हुई, सवेरे बैंकों के आगे लाइन लगी थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बैंक ऑफिसर्स को, ब्रांच मैनेजर्स को उसके लिए पकड़ना शुरू किया कि बाहर की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। जहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पा रहा था, वहां पे ये उम्मीद करी गई कि हमारा शाखा प्रबंधक वो सब देखेगा। नतीजा ये हुआ कि हमारे लोग के ऊपर बाहर के लोगों ने अटैक करना शुरू किया। 2-4 जगह हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर शायद मैनेजमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आया और दोनों ने मिलकर टेक ओवर किया और ये बताया गया कि बाहर की डिस्टेंसिंग एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ब्रांच के अंदर की जो चीजें हैं वो बैंकर्स देखेंगे। उसके बाद एक घटना, 2-3 घटना ऐसी हुई कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ब्रांच के अंदर आए और तुमने मास्क नहीं पहना है इसलिए हम तुम्हें बुक कर देंगे, तुमने पेशाब करने के लिए क्यों उठे हम इसलिए बुक कर देंगे। तो वो सब चीजें धीरे धीरे अब जाके स्टेबलाइज हो गई। अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि एक तरफ हमें पता है कि बैंक के पब्लिक के पास पैसा नहीं, दूसरी तरफ हमें अपनी रिकवरी की भी चिंता करनी है, क्योंकि 3 महीने या 6 महीने जो भी हमारा मॉनिटोरियम पीरियड बढ़ाया गया है, उसके बाद ये अचानक से रिकवरी एक समस्या बनने वाली। तो हमारे लोगों से मैनेजमेंट ये भी चाहता है कि हम रिकवरी करने जाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कल बलिया जिले की एक ब्रांच में जब शाखा प्रबंधक और फील्ड अफसर एक जगह रिकवरी के लिए पहुंचे तो वहां गांव के लोगों ने मिलकर घेर के उनको मारपीट किया। अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं। बैंक कहता है आप एफआईआर कराओ, बैंक के नियम कहते हैं कि आप अपने बलबूते पे अकेले एफआईआर नहीं करा सकते क्योंकि आप बैंक के लिए। तो ये जो सब चीजें जब तक सामंजस्य नहीं होगा, ये सब चीजें हम लोगों को झेलनी पड़ेंगी और झेलते रहे। इसीलिए हम अलग अलग फोरम पे ये बात उठाते रहे हैं। दूसरी चीज ये, अब उसके बाद आएगी स्थिति जो हमें बैंक की घोषणाओं के बाद झेलनी पड़ेगी। जो सरकार की घोषणा है वो हमारे पास स्थिति आने वाली है शायद सितंबर के बाद। अच्छा। क्योंकि जो आप अभी बात कर रहे थे 3 महीने के लिए बढ़ाई गई थी ईएमआई, वो फर्दर 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। तो मार्च से 26 या फरवरी से 6 महीने का मतलब अगस्त या सितंबर में वो समस्या हमारे सामने मुंह आए खड़ी होगी। जी। अच्छा, अब आप देखिए कि जो ये जितनी घोषणाएं की गई, जरा एक बार हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वो घोषणाएं थी। लॉकडाउन के दौरान आरबीआई ने घोषणाएं की कि रिवर्स रेपो रेट बदल दिया जाए, कैश रिजर्व रेशियो कर दिया जाए, बैंकिंग व्यवस्था में इतने पैसे डाल दिए जाए। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की बैंक ने, सरकार ने की। आखिर जनता को ये लगा कि साहब नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारी मदद हुई है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये समझ में आया कि दरअसल तो कोई सपोर्ट मिला नहीं। मनीष भाई जी जी जी, जो 3 महीने के लिए मोरेटोरियम दिया गया था और इसके भीतर ये जब बात हुई, अगर मैं खुद एक हाउसिंग लोन लेके चल रहा हूं और उस हाउसिंग लोन का आलम ये है कि तो हमने भी कहा कि ठीक है 3 महीने, भाई हमारी भी आमदनी कम है तो हम 3 महीने उस पैसे को बचाएं और करें। लेकिन जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि साहब वो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया और 3 महीने तो हमको मिला था, अब हमें चौथे महीने एक साथ इतना पैसा जमा करना है। तो ये चौथा महीना तो कहीं जरूरत से ज्यादा भारी पड़ने वाला। ऐसा है कि सरकार ने यही तो काम किया कि इंटरेस्ट कहीं वेव ऑफ नहीं किया, किसी के लिए नहीं, ना आम आदमी के लिए, ना एमएसएमई के लिए, किसी के लिए।
मॉरिटोरियम दिया ईएमआई पर। मॉरिटोरियम का क्या मतलब था? बहुत सारे लोगों से मेरी बात, उन्होंने कहा कि भाई इससे अच्छा हम देते रहें। भाई बैंक तो अपना पैसा नहीं छोड़ेगा, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई इस बात की कोई गाइडलाइन नहीं है। तो हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देंगे। अगर इस 3 महीने का इंटरेस्ट आप एक साथ नहीं पे कर पाएंगे तो ये आपके उसमें जोड़ दिया जाएगा। आप जब तक आपका लोन 10 साल चलेगा उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आप देते रहेंगे। तो सवाल बहुत साफ है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार कहती है कि हमने रिलीफ पैकेज दिया, मगर उसमें रिलीफ जैसा कुछ नहीं था। 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का हल्ला मचा दिया गया। पैसा उसमें इफेक्टिव 1,80,000 से 1,90,000 करोड़ रुपया कुल दिया गया, यानी 1% जीडीपी का रिलीफ पैकेज के रूप में था। और उसमें भी मार्च से लेके इधर तक सब जोड़ लिया गया। आप कहते हैं लोन और ले लीजिए। लोन क्यों ले ले? हमको वर्किंग कैपिटल, अगर आप माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए था, हमको वेज बिल्स चाहिए थे। अब आप कह रहे हैं साहब नया लोन ले लीजिए। अरे भाई ले लेंगे नया लोन, मजबूरी है, पैसा फैक्ट्री को चलाना। लेकिन वहां पर भी ये खेल है, जिसका क्रेडिट फैसिलिटीज चल रही थी उनको तो आसानी से मिल गया, बाकियों को मिल भी नहीं रहा है। जो बहुत छोटी छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस उनको मिल भी नहीं रहा है। नहीं, अब यहाँ पे तो बात ये भी आ गई ना कि सरकार ने कहा कि साहब हम लोन के लिए जो है हमने सारी सहूलियतें दे दी और लोन लेने में अब दिक्कत नहीं होगी। पवन जी, क्या घोषणाएं सरकार ने की हैं कि एक आम आदमी को, एमएसएमई को, जो उन्होंने कहा कि 2 गुना 3 गुना कुछ फिगर दी कि इतना आप लोन कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है क्या? एक बैंकर के लिए कितना प्रैक्टिकल है कि वो इतनी आसानी से लोन दे दे? सरकार ने तो घोषणा कर दी। नहीं, वैसे जितना घोषणा आसान लगती है, अगर आप जो बैंक के और गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई है या गवर्नमेंट के कहने से जो बैंकर्स ने स्कीम डाली है, उसको अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद जो घोषणा हुई है वो करना संभव है, लेकिन जो घोषणा हुई थी और जो करा जा रहा है उसमें फर्क होगा। वो उसके बारे में शायद मनीष भाई ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। जैसे हमारे हिसाब से 3 चीजें की गई बैंक के हिसाब से। एक तो 3 कैटेगरी में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। एक तो वो जो मजदूरों के लिए किया गया और ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए किया गया, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डाला, जनधन खाते में पैसा, जनधन खाते में, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को डाला गया। दैट इज अनदर थिंग। उसकी हम चर्चा, वो तो एक डायरेक्ट सपोर्ट था, वो हो गया। उसके अलावा जो एसएमई को किया गया, एसएमई वर्क को, उसमें 3 कैटेगरी में किया गया। एक था गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ये एक ऐसा लोन था जो 25 करोड़ तक के लोन्स में या 100 करोड़ के टर्नओवर वाले एसएमई यूनिट्स को दिया गया। उनके 20% जो 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग थी, उसके बराबर उनको लोन दिया गया बिना किसी कोलेट्रल के। हाँ जी, ठीक है। ये बैंक गवर्नमेंट की तरफ से गारंटेड है। हाँ ठीक है। उसके बेस पे बैंक ने एक अपनी स्कीम स्टार्ट करी, कॉमन कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। इसमें जो 10% उनकी आउटस्टैंडिंग थी विद कोलेट्रल के साथ, मैक्सिमम 5 करोड़ तक, ये बैंक, स्टेट बैंक ने अपनी तरफ से शुरू किया। बाकी बैंक में इसी तरह की स्कीम लाई। और तीसरा आया लिबरलाइज वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। हमने जिनकी वर्किंग कैपिटल हमारे यहाँ चल रही थी, उनमें अपना मार्जिन कम करके उनको लिबरलाइज असेसमेंट करके उनसे कहा कि आप इसी में से और पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन। जिसके अलावा जिसको हमने एक्सटेंशन ऑफ द कोलेट्रल किया, है ना। दूसरी चीज आई जो हमने डेफरमेंट किया ईएमआई का, जो गवर्नमेंट के कहने से किया गया। पहले 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए। इसमें कहीं भी इंटरेस्ट वेवर की बात नहीं है, मनीष भाई बता ही चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जारी करी है एसएमई ग्रुप ने, किसी ने, जो ये चाहता है कि ये इंटरेस्ट वेव कर दिया जाए, जिसपे हमारे बैंक के चेयरमैन का एक स्टेटमेंट भी आया था, स्टेट बैंक के चेयरमैन का, कि हम इंटरेस्ट वेव करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारी अपने बैंक की सारी इकोनॉमी इसी इंटरेस्ट पे जिंदा है जी। तो वेवर कहीं नहीं होने जा रहा। ये इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, ये इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, हम रिकवर नहीं कर रहे। दैट इज द डिफरेंस। ये तो सीधे सीधे कंज्यूमर के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आ गया जी। जब 6 महीने बाद आपका मोरेटोरियम खत्म होगा, तो जो छोटी अमाउंट थी वो बड़ी अमाउंट बन के आपके सामने खड़ी होगी। और हमारी राय है इस फोरम से अपने सारे एसएमई के लोगों को और बाकी भी हाउसिंग लोन के बारोवर्स को भी,
कि वो इस तरह की व्यवस्था करते हुए चले कि जब ये 6 महीने बाद वन टाइम इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उस समय उनके पास पैसा हो और उनका अकाउंट एनपीए ना हो। मतलब ये तो मनीष भाई, ये तो मतलब आम आदमी के समझने में तो जरा सी चूक हुई नहीं कि उसकी जेब पे तो डाका हो गया और सरकार ये कह रही है कि हम आपको सहूलियत दे रहे हैं। तो एक तो 3 महीने काम कारोबार बंद है, कब शुरू होगा उसका अंदाजा नहीं लग पा रहा है, और उसके बाद में भाई ये मोरेटोरियम हमेशा तो रहेगा नहीं। 3 महीने था, 3 महीने और बढ़ गया, तो मान लीजिए 3 महीने बाद अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो ये पे करना ही है। और फिर जो 6 महीने का इंटरेस्ट और 6 महीने के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो मतलब ये क्या क्या करते हैं सरकार के इकोनॉमिस्ट? उत्कर्ष भाई, यही तो रिलीफ पैकेज, रिलीफ पैकेज का क्या मतलब है? रिलीफ, हमको रिलीफ दीजिए, हम फंसे हैं, परेशान हैं। भाई मैं अगर एक गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मेरी बात हटा दी जाए, आप सामान्य लोगों की बात करिए जो प्राइवेट जॉब्स में थे, जो अपना बिजनेस कर रहे थे, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे। हर आदमी कहीं ना कहीं कार गाड़ी ईएमआई पर लिए हुए है, घर ईएमआई पर है उसका। अभी हम बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम लोगों की बात करें। हर आदमी इस उसमें था कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी वेवर हो जाए, चाहे फिक्स चार्जेस ही वेव कर दिए जाए, कुछ वेवर्स हो जाए इंटरेस्ट के रूप में, और ये वेवर बैंक नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मैं पवन जी की बात से सहमत हूं, इसको सरकार को बर्दाश्त करना था। और हमने कहा नहीं कि जब हम आपसे मदद मांगने आए उत्कर्ष भाई, तो मदद का मतलब क्या था? हम आपसे मदद करने आए कि उत्कर्ष भाई मेरी मदद कर दी, आपने कहा 5 रुपया उधार ले लो, चुका देना इंटरेस्ट के साथ। और उस उधार की बात सुनिए, उस उधार पर भी जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो मार्केट रेट से लिया जा रहा है। तो उधार पे उधार दिया है। मदद क्या हुई? ये तो महाजनी व्यवस्था हो गई। अरे तो वही तो मैं भी कह रहा हूं आपसे कि मैं आपसे हाथ जोड़कर मदद मांगने आया, आपने 5 रुपया दिया, लेकिन इसके साथ बता दिया कि मार्केट रेट से इंटरेस्ट लगेगा और ये उधार है, समय से लौटा देना। अच्छा देखिए पवन जी, कुछ दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ। इस प्रोग्राम की खासियत यही है कि आम आदमी जो इस कार्यक्रम को देखता है वो अपने कमेंट्स, अपने सवाल करता है और हम उसके ऊपर उनमें से कुछ सवालों पर चर्चा भी करते हैं। शवाब विजेता पूछ रहे हैं कि पवन जी, सरकार की घोषणाओं और बैंक की मजबूरियों के बीच आम आदमी कहां खड़ा है? तो भाई एक आम आदमी का सवाल है, और सरकार की घोषणाएं हो गई, बैंक की मजबूरी आपने बता दी, लेकिन जिस उपभोक्ता के दम पर बैंक भी चल रहा है और जो उपभोक्ता सरकार का वोटर भी है, वो तो हर तरफ से फंसा हुआ है। तो मतलब सरकार की घोषणाओं और बैंक के बीच में, मैं आप इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा आपको, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जो सरकार घोषणाएं कर रही है और जो बैंकों तक सर्कुलर आ रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ फर्क भी रह रहा है क्या? क्योंकि कई ऐसे केसेस आए। जी नहीं, वैसे जो घोषणा सरकार ने की थी लगभग वही इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। लोगों का मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। दूसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बैंक जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है यानी फाइनेंस करता है, या चाहे पर्सनल लेवल पे भी करता है, तो बैंक ये सोच के फाइनेंस करता है कि वी आर द पार्टनर ऑफ दैट बिजनेस। हमें उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए कहाँ कहाँ हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों और वो हमारी लिमिटेशंस के आगे हम जाने की स्थिति में नहीं। लेकिन जो प्रश्न इन्होंने किया है उसके बारे में मेरे मुकाबले मनीष भाई ज्यादा अच्छी तरह प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि शायद मैं अपने नौकरी के नियमों से भी बंधा हुआ हूं। वो इतना स्पष्ट बोलना पब्लिक फोरम पे शायद मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं चाहूंगा मनीष भाई इस पर जवाब दे। देखिए जो जी मनीष भाई। उत्कर्ष जी जो शबाहत भाई सवाल पूछ रहे हैं, मैंने इसका जवाब आपको दिया अभी कि हम सारे लोग, हम दो पार्ट में बांट लें। एक आम आदमी है और एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन में भी खासतौर से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज वाला, और उसमें भी उन तीनों कैटेगरीज में जो माइक्रो वाला है, क्योंकि जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, कई एक एक कमरे से चल रहे हैं, एक एक दो लोग उस पर काम कर रहे हैं, मतलब घर परिवार के ही लोग उसमें काम कर रहे हैं, और महीने के टर्नओवर पर उनका महीने का खर्चा उससे निकलता रहता है। एक तो वो बिजनेस बंद हो गया, 3 महीना उसमें कोई काम नहीं आया, उनके पास कोई ऐसा पैसा नहीं है कि उसको रोटेशन में ले आएंगे, क्योंकि क्या 3-4 जगह पैसा होता है। उन्होंने बनाया, मार्केट में माल दिया, अब एक माल यहां पर गया है तो दोबारा बना कर दिया तो पहले वाले का पैसा आया। आप जानते हैं सारी बातों को कि पैसा रोटेशन में रहता है, पैसा किसी के पास नहीं रहता है। अब 3 महीना आपने बंद कर दिया, अब बंद करने के बाद हम आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि आप मेरा 2 काम कम से कम कर देंगे, कि जिस पैसे से हमने आपके बैंक के पैसे से मशीन खरीदी थी, अगर आप उसकी ईएमआई नहीं छोड़ सकते हैं
तो कम से कम इंटरेस्ट हमारा वेव कर दीजिए। जिस बिजली से वो चल रही है उसका फिक्स चार्ज छोड़ दीजिए। हम इतनी तो उम्मीद आपसे कर सकते थे। तमाम देशों ने, आपको मैं बता दूं, ये किया है कि एमएसएमईज के वेज बिल को भी बियर किया है 40% 50% तक। हम वेज बिल तो छोड़ दीजिए, जो बेसिक चीजें दे सकते थे हम वो भी ना दे पाए। जो आम आदमी था, मैंने कहा नहीं, सरकारी लोग जिनको तनख्वाह मिल रही थी या बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहां पर तनख्वाह मिल रही थी उनको छोड़ दीजिए। जिन लोगों की आमद बंद हो गई थी लेकिन उनकी किस्तें जा रही थी, और किस्तें वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज किस्त नहीं देंगे तो कल को इसी किस्त पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिर। तो सवाल इस बात का बड़ा साफ है कि आपने हमारी मदद कहां की? हमने आपको वोट दिया, आप हमारी सरकार हैं, हम आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे कि आप मेरी मदद करेंगे। क्या मदद करी आपने मेरी? और मैं एक बात और कहता हूं, यहां पर जिस लोन की बात ये लोग कर रहे हैं, इस पर बता दूं आपको कि तमाम ये सिर्फ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, जिनका टर्नओवर बड़ा अच्छा रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट लोन उन्हीं को जा रहे हैं। एसएमए पोजीशन 0 to 1 है ना? जी हाँ, कह रहे थे एसएमए एनपीए में एसएमए की पोजीशन लेते हैं स्ट्रेस मैनेज को लोन को, उसमें 0 और 1 वाले को दिया जा रहा है, 2, 3 वाले को नहीं देना। अच्छा, सुन लीजिए, मतलब जो तो मनीष भाई कह रहे हैं कि अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले को ही हम लोन दे पाएंगे, दिस इज करेक्ट। सरकार कुछ भी कहते रहे, सरकार कुछ भी कहते रहे। मैं एक छोटी यूनिट थी, मुझे आज पैसा नहीं, कहां दे रहे हैं आप? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जाइए आप निकल लीजिए बाहर, चलिए। तो एक बात ये है कि सरकार, अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात भी करूं तो ये बड़ा फोकस बताया है कि एमएसएमईज जो है वो गेम चेंजर होंगे। आपदा को अवसर में बदलने वाली बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी, उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में छोटी इंडस्ट्रीज जो है, लघु और मझोले किस्म की जो इंडस्ट्रीज जिसका वो भी बदल दिया गया, परिभाषा भी बदल दी गई कि साहब इतने करोड़ था, वो 100 करोड़ वाला भी जो है वो इसके भीतर आ गया। ऐसे लोगों के जिनके भरोसे पूरा गेम बदलने की बात हो रही है, इकोनॉमी को खड़ा करने की बात हो रही है। और अब जबकि चाइना के कंटेक्स्ट में भी देख ले तो चीन से सामान जो आयात जितना होता था उसको रोका गया है, तो उस रोकने की बात हो रही है। कितना रोका गया अभी तो पता नहीं, अभी तो एप्स तक ही मामला है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं ये इसको कवर करेगा मार्केट में अगर, तो यही छोटी इकाइयां कवर करेगी। और ये छोटी इकाइयां जो कवर करने वाली है उनके लिए सरकार ने कहा इतने 1000 करोड़ रुपए का हमने लोन दे दिया। अगर जिंदा रहेगी, कह रही है जी, बैंक कह रही है कि हम ट्रैक रिकॉर्ड देखे बिना कोई भी इस तरह की घोषणा हो, गारंटी हो, कुछ हो सरकार की, हम नहीं मानते। हम तो जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि आपका रीपेमेंट का क्या पोजीशन है, आपका बिजनेस का क्या स्थिति है, उसके हिसाब से लोन देंगे। तो फिर पवन जी, ऐसी स्थिति में आप अपना एक अनुभव बता दीजिए। आप पॉलिसी के ऊपर कमेंट मत कीजिए, लेकिन आप ये अनुभव बता दीजिए कि जो लोग लोन लेने आ रहे हैं उनमें से कितने परसेंट ये पैरामीटर जो है, खासतौर से एमएसएमई की बात अगर हम कर लें तो कितने परसेंट एमएसएमई जो है एप्लीकेंट है और जो इन पैरामीटर्स पे खड़े हैं? देखिए, मैं आपको इन 3 महीने में कम से कम स्टेट बैंक ने जो सैंक्शन किए हैं लोन जी, उनकी फिगर बताता हूं, उससे थोड़ा अंदाज आपको लगेगा। गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में 23,324 अकाउंट हमने सैंक्शन किए हैं, जो 1176 करोड़ के हैं, 1177 कहना चाहिए, 1176.90। और जो बैंक की अपनी स्कीम है कॉमन कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, उसमें हमने 26,213 किए हैं, जो 703 करोड़ के होते हैं। तो इस हिसाब से करीब 2000 करोड़ रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के 54 डिस्ट्रिक्ट में दे चुका है। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। अग्रीड सर। मेरा सवाल थोड़ा सा इससे अलग था कि कितने सवाल बढ़ा लीजिए इसमें, कितने एप्लीकेंट थे जिसके जी मनीष भाई, प्रभु इसी में बढ़ा दीजिए आगे। 26,000 और 23,000 49,000 हुआ। स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, बाकी छोटे छोटे बैंकों का जोड़ लीजिए तो ये फिगर 1.5 लाख के आसपास चला जाएगा, 2 लाख चला जाएगा। और एमएसएमई कितनी है ये देख लीजिए जी, 60-70 लाख एमएसएमई है। तो यही तो मैं भी बता रहा हूँ। उसमें ये यूपी के 54 जिले की बात हो रही है जी, यूपी के 80 जिले की बात कर लेते हैं। पूरे भारत में लगभग 7.5 करोड़ एमएसएमई है और उसका एक मेजॉरिटी हिस्सा कुल
12-13 स्टेट्स में है, जिसमें यूपी एक है। तो यूपी में 70-80 लाख से कम एमएसएमई नहीं होगी। और उसमें सबसे बड़ी बात बताया उत्कर्ष भाई आपको, इस एमएसएमई में जो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है जी, इसमें मीडियम बहुत कम है, स्मॉल कम है, मैक्सिमम माइक्रो एंटरप्राइज है। जिनको मिला उनको मिलने की उतनी जरूरत थी भी नहीं, ये तो अपना काम चला ही रहे हैं। जिनको मिलना चाहिए क्या उनको मिला? सवाल तो इस बात का है। सरकार से प्रश्न ये होना चाहिए कि कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस को पैसा आपने दिया। और हम पवन भाई की बात से सहमत हैं, बैंक क्यों अपने ऊपर लेगा? बैंक तो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, हमसे लिया, उनको दिया, उसके बीच का इंटरेस्ट कमाया, आप उसका इंटरेस्ट मार देंगे, बैंक मर जाएगा, फाइनेंशियल बैकबोन खत्म हो जाएगी। सरकार का काम है, बैंक का काम नहीं है। बैंक दोषी नहीं है। माइक्रो और जो योगी जी कहते हैं गेम चेंजर, कभी सवाल पूछिए उनसे कि इन गेम चेंजर लोगों को जिंदा रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? 4 पॉलिसी सिर्फ बता दें जिससे जिंदा रहेंगे। बातों से नहीं, बातों से एमएसएमई नहीं चलेगी, नहीं मैं चलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने बड़ी बात बताई कि जो 3 साइज की जो इकाइयां हैं, उनमें बड़ी साइज की जो इकाई है उसको तो मिल गया पैसा। असली संकट तो सबसे छोटे वाले को है। और अगर सबसे छोटे वाले के लिए सहूलियतें नहीं मिल रही हैं, तो फिर ये हम गेम चेंजर वाली जो पूरी पॉलिसी और पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत वो नहीं है। बहरहाल पवन जी, आपने बातचीत जब शुरू की थी तो आपने बताया था बैंकरों की समस्या के एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से उनको अलग तरीके से डील कर रहा था, हैंडल कर रहा था, और उसके बाद फिर उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हुई। आप एक यूनियन के पदाधिकारी हैं, तो बतौर यूनियन इन चीजों से लड़ने के लिए क्या सरकारें आपको ये स्पेस दे रही हैं कि आप अपनी बात को आके कहिए और उन पर बात हो रही है? क्योंकि कई बार मैं फॉलो करता हूं आपके यूनियन के ट्विटर को और आपके यूनियन के सोशल मीडिया पेजेस को, बैंक ऑफिसर्स के भी बहुत सारे ग्रीवेंसेस होते हैं, कई बार बड़ा गुस्सा भी निकलता है। तो क्या कोई मैकेनिज्म इस तरीके से AIBOC ने बना के रखा है जहां पर कि कॉमन बैंकर की के ग्रीवेंसेस सुने जाएं और उसको जो उपयुक्त फोरम है उस पर ले जाकर के उसको शट आउट किया जाए? देखिए, फोरम लगभग हर बैंक लेवल पे बने हैं, नेशनल लेवल पे भी बने हैं, लेकिन वो कितने कारगर हैं ये आपको ट्विटर पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा। हमारा सिस्टम ये रहता है कि हम अपने मेंबर से फीडबैक हमेशा लेते रहते हैं। सबसे हम व्हाट्सएप और बाकी माध्यमों से जुड़े हैं, और वो सारे फोरम पे जो भी बातें आती हैं वो समय समय पे हम उठाते हैं। लेकिन कोविड को शायद हमारे बैंक और हमारा सरकार इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है कि उनको लगता है कि इस समय हम कोई आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है, कि शायद हम भी उस जनता की तरह हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। नहीं, वो जो बात भी आ गया, एक ऑर्डर भी आ गया कि भाई हड़ताल के ऊपर तो रोक लगा दी गई है। जी जी, उसके अलावा भी जो फोरम में इशू उठ रहे हैं, जहां जहां फोरम में उठाए जा रहे हैं, उन पर चर्चा तो नहीं हो पा रही, क्योंकि बिल्कुल मोबिलिटी बंद हो जाने की वजह से वो कुछ तो बैठके ही नहीं हो पा रही है। हम एक एग्जांपल देते हैं, हमारा वेब रिवीजन 1 नवंबर 17 से पेंडिंग, लगातार उस पर बात हो रही थी। 1%, 2%, 3% इंक्रीज की बात करते थे, और पिछले 6 महीने से उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। फरवरी में हम लोग हड़ताल करने जाने वाले थे, उसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड की स्थिति देखते हुए आईबॉक ने, यूएफबीयू ने डिसीजन लिया कि हम मीटिंग करेंगे, तो अब तो मीटिंग भी नहीं हो पा रही है। अब आप सोचिए 17 नवंबर से 17 नवंबर 20 आने को है, 3 साल से ज्यादा हो जाए, और अगर जो 15% का टुकड़ा इंक्रीज के रूप में हमें मिलने वाला है वो भी टला पड़ा है, तो हम मतलब क्या भूखे पेट रख के बैंकर से ये सब लड़ाई लड़ाना चाहते हैं? अच्छा, ये देखिए, एक दर्शक कमेंट है कि बैंकों के द्वारा दिए गए ऋण पर सरकार बयान जारी करती है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन कोरोना काल में बैंक कर्मचारी पर संकट है और अब तक 11 कर्मचारी शहीद हुए हैं। यानी कि कोरोना संक्रमण से ये 11 लोग संक्रमित हुए हैं, बैंकर्स। जाहिर सी बात है कि बैंकर्स बहुत खतरे में हैं। तो क्या सरकार ने जो कहा था कि कोरोना फाइटर्स के लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस एक अलग से किया जाएगा,
बैंकर्स को भी उसका लाभ मिला है? जी नहीं, ये जो सौरभ जी ने फिगर दी है 11 की, 11 की फिगर बहुत कम है, यूपी के हिस्से की सिर्फ है, पूरे हिंदुस्तान में संख्या ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो लखनऊ सर्किल है जिसमें यूपी के सिर्फ 54 जिले हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 लोग तो इसी एरिया में शहीद हो गए। ये यूपी की संख्या है 11, हिंदुस्तान की संख्या नहीं है। और जो 50 लाख के इंश्योरेंस की बात थी वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनको, जो सरकार के कर्मचारी थे। हमें जब काम लेना होता है तो सरकार कहती है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, और जब काम हमारा उनसे पड़ता है तो हम पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हो जाते हैं, जो हमारी स्थिति कई जगह पर तो प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा खराब है। बहुत लड़ाई के बाद, बहुत डिमांड के बाद सारे बैंकों ने डिसाइड किया है कि 20 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा जिनकी कोरोना से डेथ होगी। और मैं आपको यही बता दूं कि अभी महोबा जिले में रणविजय सिंह, हमारे एक साथी फील्ड अफसर थे, उनकी डेथ हुई तो स्टेट बैंक ने उनको 20 लाख रुपया दिया भी। तो मनीष भाई, ये तो बहुत अजब बात है कि सारा दारोमदार जो है इस पूरी प्रगति के चक्के जो चलने वाले उसमें बैल बैंकर बना हुआ है, और जो कोरोना वॉरियर्स की कोर्ट में उनकी गिनती भी नहीं है। तो मतलब सरकार के इस रुख और रवैये के को लेकर के, अच्छा पवन जी यूनियन के आदमी है, ये कह रहे हैं कि साहब कोरोना की वजह से हम लोग का प्रोटेस्ट मैकेनिज्म थोड़ा सा रोका हुआ है। तो ये किस तरीके से अब ये बैंक जो है बैड लोन का प्रेशर झेलेगा, बैंकर उसको रिकवरी करानी ही है। सरकार हर घोषणा कर रही है तो उसमें बैंक सेंटर में है, एमएसएमई है तो भी ब्याज पे ब्याज लगा जा रहा है, कंज्यूमर भी परेशान है। लोन, नंबर ऑफ लोन्स खूब बढ़, टाइप्स ऑफ लोन काफी बढ़ गए, और इन सबको एक्सक्लूड करने वाला जो बैंकर है उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं है। ये तो बहुत पैथेटिक कंडीशन है साहब। आपका फाइनल कमेंट? बिल्कुल है। और ऐसा है कि आप ये देखिए कि लगभग 30-35 साल अगर पहले चलिए तो हाई पेड बैंकर हुआ करता था, और 40 साल 35 साल में ये अंडर पेड हो गया और सबसे खराब स्थिति में आ गया है। सब कुछ कर रहा है, क्रेडिट कोई नहीं है, और पब्लिक के मन में भी एक ऐसी छवि बना दी गई है बैंकर को लेकर कि ये सब ऐसे, मतलब जो बैंकर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपने ऑफिस में रहता है फिर भी गाली खाता है, आप ये देखिए। और अगर वो उसको कुछ हो जा रहा है तो सरकार उसको अपना मानकर पैसा देने को भी तैयार नहीं है। जो कोरोना या कोविड के लिए पैसा दिया जा रहा है बाकी लोगों को, तो उसको आप क्यों नहीं दे रहे? जो और काम कर रहा है उसको नहीं दे रहे हैं आप। तो बैंकर की स्थिति तो बहुत खराब है, और ये हमारी जो फाइनेंशियल बैकबोन हमारी कमजोर हुई है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उत्कर्ष जी इतना बढ़ गया है, बैंकों की ऑटोनॉमी लगभग शून्य जैसी हो गई। कम से कम जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उनकी जो ऑटोनॉमी है वो लगभग शून्य जैसी हो गई है। और आज जो हम झेल रहे हैं इस इकोनॉमी में, ये सब इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये। अच्छा, और अब एक आखिरी सवाल पवन जी, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है शो का, लेकिन वो सवाल बहुत जरूरी है। इसी बीच में अगर आप देखिए, पिछले 6 महीनों की बात मैं कर रहा हूं कि बैंकों के मर्जर की भी बड़ी बातें हुई। कई बैंक मर्ज कर दिए गए, घोषणाएं पुरानी थी लेकिन वो अब बैंकों की संख्या कम हो गई। तो इन मर्जर्स को करते करते बैंक का जो बैलेंस शीट है वो तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन क्या बैंकर की नौकरी के ऊपर भी कुछ सवाल आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि बैलेंस शीट ठीक हो जा रहा है। बैलेंस शीट बड़ी हो जा रही है। 2 और 2 5 नहीं हो सकता, 2 और 2 4 रहेगा। वो 2 और 2 3 करने का प्रयास जो सरकार का था पब्लिक के बीच में, वो नहीं है। हमारा जो एनपीए खराब था वो सारे बैंकों का मिला के भी उतना ही रहेगा, कम होने वाला नहीं है। हाँ, राइट ऑफ और हेयर कट के नाम पे जरूर कम किया गया। दूसरी चीज, नौकरी का सवाल है। नौकरी जरूर कम होगी, पब्लिक को सर्विस भी कम होगी, क्योंकि जब आप मर्ज करेंगे तो कुछ ब्रांचेस बंद करेंगे तो या तो रिक्रूटमेंट बंद करेंगे या बाहर जाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे तो कम से कम रिटायरमेंट के अगेंस्ट आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। तो नतीजा ये होगा कि सरकार बाजार में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में और 10-15 साल पहले लगातार 10-20 साल तक बैंकर सबसे बड़े रिक्रूटर थे हिंदुस्तान, जो आज की तारीख में नहीं दिखते और आगे भी नहीं रहेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। बैंकों की नौकरी की स्थिति यह है कि बैंक में कोई नौकरी करने आना नहीं चाहता, जो आ जाता है वो एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है। नतीजा ये है कि स्टेट बैंक का क्लर्क या बैंक का क्लर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासी से कम तनख्वाह लेता है, और गलती से हम लोगों की आदत पड़ गई है कि हम ऑफिसर और टीचर का कंपैरिजन करने लगे।
जबकि कंपैरिजन हमारा आज की तारीख में चपरासी से भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लर्क हमारा बहुत ही एक मतलब वाकई अगर कहें तो ये बहुत ही ऐसी स्थिति है जिसको पैथेटिक कंडीशन जिसको हम कहते हैं। और समस्या ये है कि जिस बैंक के भरोसे सारे प्रगति की बुनियाद है, सारा ढांचा है, उस बैंक के काम करने वाले लोगों को ना रिकॉग्निशन दी जा रही है, ना उनके सोशल सिक्योरिटी की कोई पहल सरकार कर रही है। और अभी जो बात कही पवन जी ने कि उनकी तनख्वाहों की भी बढ़ोतरी कितने सालों से लंबित है। तो एक तरफ बैंक है, बैंक में काम करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ उपभोक्ता और तीसरी तरफ सरकार है। सरकार घोषणाएं कर रही है, तालियां बजवा रही है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही कारोबारियों के ऊपर बड़ा फर्क पड़ने की उम्मीद है, खास तौर पे छोटे कारोबारियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सारे सवाल बहुत जेन्युइन सवाल हैं। मुझे उम्मीद है कि बैंक एसोसिएशन या जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो इन सवालों को लेकर सरकार तक जाएंगे और हम बतौर मीडिया इन सवालों को उठाते रहेंगे, क्योंकि हमने ये तय किया है कि हम अपने इस कार्यक्रम में तू मैं वाली सामान्य बहसों से अलग होकर मुद्दों पर गंभीर चर्चा करेंगे। तो ऐसी ही गंभीर चर्चा, ऐसी ही जुड़ी हुई जनता के जीवन से जुड़ी हुई, लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई चर्चाओं के लिए आप सब शामिल रहा कीजिए हमारे 5 बजे के शो में। पवन कुमार जी और मनीष हिंदवी जी, आप लोगों ने अपना वक्त टाइम निकाला और आप लोगों ने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम आपसे फिर मिलेंगे कल 5 बजे शाम को, फिर एक ऐसे ही मुद्दे के साथ जिस पर शायद बहुत बात नहीं हो रही है, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए नमस्कार।